कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट के बीच सेंसेक्स में बड़ा उछाल, शेयर बाजार को बहुत पसंद आया यह बजट। बहुत ज़्यादा इसमें निजी क्षेत्र को सरकार, जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें बिक्री करेगी, निजी क्षेत्र को काफ़ी इस वक्त फ़ायदा होता दिख रहा है। लेकिन देखिए टैक्स स्लैब जो हम और आप पूछ रहे थे, हम लगातार अपने एक्सपर्ट से जानकारी ले रहे थे कि क्या हो सकता है, कोई नया टैक्स आएगा या इनकम टैक्स में कोई तो छूट, कोई तो राहत, सिफर कुछ नहीं। बस एक सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना होगा अगर उनकी इनकम केवल पेंशन और इंटरेस्ट से आ रही है, वो भी 75 साल से ऊपर है तो। क्योंकि हम आज़ादी के 75वें साल में हैं और इसलिए इस साल सरकार 75वां साल आज़ादी का मनाने जा रही है और इसीलिए एक तोहफा, केवल सिंप्लीफिकेशन का, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। बैंक सीधे आपके इनकम पर पैसा काट लेगा अगर आप 75 साल से ऊपर हैं और आपकी इनकम केवल पेंशन से या इंटरेस्ट से आती है तो। यानी उसके अलावा जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम की बहस चल रही थी कि नए रिजीम में क्या मिलेगा, ओल्ड रिजीम में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्च किया है, सरकार ने हेल्थ बजट बहुत बढ़ा दिया है, एजुकेशन में खर्च करने की बात कही है, सोशल सेक्टर में खर्च करने की बात कही है, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बहुत बढ़ा दिया है। इन सब पे तो हम बात करेंगे, लेकिन जो डायरेक्ट आपको दिखता है, और देखिए जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन का मुद्दा हमने उठाया था, अपने एक्सपर्ट से बात की थी और जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन के बारे में कहा गया है कि जो एनोमलीज हैं उनको दूर करेंगे, जो इसमें विरोधाभास है, जो दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे और कई सारी चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी या तो बढ़ा दी गई है या कम की गई है और वो केवल इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को बल देना है। कई सारे ऑटो पार्ट्स पर शुल्क बढ़ेगा, कई सारी कच्चे माल पर जो भारत में इस्तेमाल होती है। रोचक बात यह है, जैसे ही आज बजट का घोषणा हुई, स्टॉक मार्केट में रफ्तार पकड़ी इस बात को लेकर कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उसके लिए एक नई, भारत में पहली बार स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। लेकिन एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में जो ऑटो स्टॉक्स हैं उनको धीरे धीरे नुकसान होना शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये जो नई चीज सामने आई है उससे एकाएक ये चीज साफ हो चुकी है कि अभी कई ऑटो पार्ट्स जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स स्ट्रक्चर आपके सामने, गौरव जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ठीक सामने जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं गौरव, ये क्या मामला है, जरा समझाएं। देखिए ये मामला बिल्कुल सिंपल है, जो पिछला साल था वही इस साल है। आपको अपने कैलकुलेशन में कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपने इस साल जैसा रिटर्न भरा होगा अगले साल भी वैसा रिटर्न भरना होगा। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु कुमार है। हिमांशु बताइए इस वक्त क्या हुआ इस बार? देखिए इस साल के जो चेंजेस हैं उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो लास्ट ईयर की जितनी चीज़ें थी एज इट इज रह गई। जो एक हम शायद मिस कर रहे हैं, एक अनाउंसमेंट हुआ है जो शायद आप दिखा नहीं रहे हैं, टैक्स ऑडिट की लिमिट को 5 करोड़ से 10 करोड़ किया गया। नहीं, लेकिन वो उनके लिए जो डिजिटल ट्रांजैक्शन ये पहले भी था, 90% से ज्यादा ये पहले भी था। हाँ। ये पिछले साल भी 5 करोड़ का जो था बेनिफिट, हाँ, डिजिटल के कंडीशंस डाले गए थे। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखिए कि अगर आप डिजिटल काम कर रहे हैं तो आपकी ये लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाती है। नहीं तो उसमें ये जो शर्त है कि अगर आप 90% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे इसमें? देखिए वो एक अलग मामला है। आज की डेट में देखें तो गवर्नमेंट यही प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल में आए और डिजिटल पेमेंट करें ताकि जो टैक्स का नेट है वो भी आए। इसके अलावा एक चीज़ और आपने नहीं बताया गौरव, टैक्स पेज जो रीओपनिंग वाले टैक्स केसेस थे वो 6 साल से 3 साल कर दिए। इसके अलावा उसका मतलब क्या है वो जरा समझाएं हमारे दर्शकों। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि किसी भी तरह की स्क्रूटनी स्टार्ट हुई, वो पीछे के 6 साल तक जाके आपके बुक्स को देख सकते थे, उसको रिड्यूस कर दिया गया। अब वो 3 साल कर दिया। लेकिन उन्होंने उस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है, उसमें बहुत तरह के कंडीशन नहीं, वो बोल रहे हैं कि अब उसको 3 साल कर दिया गया, पहले 6 साल था। आई थिंक कि अब वो देखना होगा कि कॉर्पोरेट के लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, क्या उसमें कोई कंडीशन है या नहीं है, ये चीज बहुत अच्छा, ये क्या कुछ बता सकता है कि सरकार की आने वाले समय में क्या पॉलिसी है? पॉलिसी अगर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो उसके प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए और जो कंपनीज है एयरक्राफ्ट लीजिंग पर उनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, टैक्स हॉलिडे दिया जा रहा है, उसका क्या इरादा है? देखिए कहीं ना कहीं जो मैं सुबह से जहां भी था है ये बात की कि आने वाले टाइम में किसी भी तरह से इंफ्रा, उसके अलावा किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। तो आज देखिए तो क्या सस्ता क्या महंगा ये जान लीजिए। मैं आ रहा हूं अभी हिमांशु आपके पास। सोना और जो चांदी है उस पर जो कस्टम ड्यूटी लग रही है उसको रैशनलाइज करने की बात कही गई है, तो सोना सस्ता हो सकता है आने वाले दिनों में, ये बड़ी बात है। तो आपके लिए निकल कर आया है। इसके अलावा कुछ और क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ, हम आपको बता रहे हैं लगातार। देखिए बहुत सारी चीज़ें जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी, और खासकर मोबाइल महंगा हो सकता है जो इंपोर्टेड है, चार्जर महंगा हो सकता है मोबाइल पर, और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी कुछ पार्ट्स पे बढ़ा दी गई है क्योंकि घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। इसके अलावा आप देखिए सरकार ने ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है ताकि, और जो टनल मशीन्स हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है ताकि जो घरेलू इंडस्ट्री है
उसको प्रमोट किया जाए। इसके अलावा आप जो हम बात कर रहे थे ऑटो पार्ट्स पर, उनमें रैशनलाइज किया, कुछ चीज़ें जो भारत में बन रही हैं उन पर ड्यूटी बढ़ाई है और कुछ चीज़ें भारत में नहीं बन रही हैं उन पर ड्यूटी घटाई है, ताकि जो कच्चा माल आ रहा है उसको घरेलू इंडस्ट्री को सस्ता पड़े। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो रिटर्न में एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है, देखो गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ ऐड कर रही है। अब आपके आईटीआर में दो चीजें इंक्लूड रहेंगी। अगर आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं वहां पे 2 पॉइंट बाय डिफॉल्ट आएगा। एक तो बैंक का इंटरेस्ट क्या है वो भी आएगा, इसके अलावा ये भी आएगा कि अगर कोई कैपिटल गेन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग रिटर्न फाइलिंग में कैपिटल गेन को इग्नोर करते हैं, हम उस पर टैक्स नहीं देते हैं, तो टैक्स वहां पे जो भी आपकी जो कैलकुलेशन होगी बाय डिफॉल्ट वो वहां पे दिखेगा। तो किसको क्या मिला आपको ये बताते हैं। देखिए बहुत बड़ा बजट है ये, और यहां पर पूरी कोशिश की गई है। हिमांशु देखिए पूरी कोशिश ये की गई है कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे उसको बिल्कुल रोड मैप यहां पर रखा जाए। सेक्टर वाइज यहां पर पूरा बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने। लेकिन पहले देखिए डिजिटल इंडिया पर 3700 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए, ताकि डिजिटल इंडिया को, ऑनलाइन एजुकेशन की हम बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कैसे सारी चीजें ऑनलाइन लाई जाएं, उसके लिए रखे गए हैं। जनगणना, और बहुत बड़ी खबर, इस बार डिजिटल सेंसस होगी, यानी जनगणना वर्चुअल तरीके से भी की जा सकती है, डिजिटल तरीके से, और उसके लिए 3700 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। यह देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे होगी ये जनगणना। इसके अलावा पोर्ट्स के लिए 2000 करोड़ रुपए, शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए रखे गए हैं, 2000 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं। इसके अलावा और किसको क्या मिला जल्दी से जान लीजिए। वैक्सीन के लिए यह खबर लगातार हम बात बता रहे थे आपको कि सरकार वैक्सीन के लिए 35 कुछ यहां पर बजट ला सकती है, फंड ला सकती है, और देखिए 35,000 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन इसके लिए हम बात कर रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स फिलहाल नहीं लगाया गया जैसे कोरोना सेस की बात आ रही थी। तो अब ये पैसा कहां से आएगा ये हम धीरे धीरे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके अलावा वायु प्रदूषण के लिए देखिए, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर साल दिल्ली में बहुत पोल्यूशन देखने को मिलता है हिमांशु, और दिल्ली नहीं बल्कि भारत के कई शहरों में पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो अगले 5 सालों के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं पॉल्यूशन के लिए। आप आगे आ जाइए हिमांशु थोड़ा। तो ये देखिए यहां पर अब धीरे धीरे चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, सरकार का पूरा फोकस खपत बढ़ाने पर है, सरकार का पूरा फोकस सीधे पैसा न देकर ग्रोथ पर है। 20,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में दिए गए हैं ताकि रोड्स बनाए जाए। और बहुत इंटरेस्टिंग है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चुनाव वाले साल है 4 राज्य, उनमें बहुत पैसा दिया गया है। तमिलनाडु, बंगाल, असम। तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, बंगाल में 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, और असम में 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, और वहां पर चुनाव भी हैं। ये निशांत बात भी कर रहे थे, और ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, और यहाँ सैनिटाइजेशन पर करीब 1.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री के कितने दिल के करीब है ये हम सब जानते हैं। रिसर्च फाउंडेशन, R&D पर अच्छा खासा पैसा दिया गया है, 50,000 करोड़ रुपए R&D पर दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो रिसर्च पर पैसा खर्च करना होगा। स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, हेल्थ बजट में 125% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, और इस बार इसको 2.25 लाख करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जिसकी लगातार बात हो रही थी कि भारत में हेल्थ इंफ्रा पर ध्यान देना चाहिए। निशांत बताइए, अब आपके पास जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछिए उनको कैसा लगा बजट। और मैं सीधे यहां पर देखिए जो 2-3 चीजें हमारे सामने हैं वो ये है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि सरकार ने, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमें इनकम टैक्स में कितना फायदा हुआ, लेकिन हमें यह भी देखना जरूरी है कि सरकार को बजट में कहां से पैसा मिलेगा। और वो सारे एवेन्यूज की अगर बात की जाए तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं। मेरे साथ काफी यहां पर खास मेहमान मौजूद हैं। एक क्विक रिएक्शन सबसे पहले सर, आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, यहां पर रेलवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, NHAI का टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संस्थानों को एसेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगा, ये बताया गया। साथ ही 7 मेजर पोर्ट से वो PPP फॉर्मेट पे काम करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि FDI जो है इंश्योरेंस में 74% बढ़ा दिया गया है। मैं अपने दर्शकों को अपडेट भी करता जा रहा हूं। एयर इंडिया, पवन हंस, कॉन्कोर, BPCL, इनका डिसइन्वेस्टमेंट की बात की है। आपको लगता है कि ये जो एक डेफिसिट मीट करने का टारगेट है उसके हिसाब से ठीक हो रहा है? देखिए, डेफिसिट के लिए हम अपनी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कोई सरकारी कंपनियां हैं उनको बेचना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मतलब। लेकिन सरकार के पास मुझे लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है, या तो टैक्स बढ़ाए या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए। तो उसके अलावा ये जिसे कहना चाहिए ना कि भाई फोर्सिबली इनकम को अपनी जनरेट करने के आपके हिसाब से इस बजट में 2 टेकअवे सबसे अच्छे क्या हैं, सबसे बुरे क्या हैं?
नहीं, मैं तो बैंकर हूँ, तो मुझे लगता है कि 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए का जो कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे बैंकों में, तो उस बैंकिंग के कारण से पूरे आत्मनिर्भर पैकेज यानी उस स्कीम को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, ताकि बैंक अच्छी तरह से स्टार्टअप्स के लिए या एमएसएमई के लिए जो फाइनेंस क्रिएट कर सकेंगे, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन उन्होंने जो एक सबके लिए यूनिफॉर्म कर दिया, स्टार्टअप्स के लिए कुछ रियायतें दी हैं, मुझे लगता है कि ऐसे स्टार्टअप को एडिशनल को इंसेंटिव देना कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हों, यानी उनको कुछ और इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई, हम जो स्टार्टअप बना के सिर्फ अपने घर की दुकान नहीं चला रहे, हम उसके कारण से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। पॉइंट नोटेड। आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपके हिसाब से इस बजट में आप क्या ठीक लगा, आपको क्या बुरा लगा? एक अच्छी एक बुरी बात। सबसे अच्छी बात जो मैंने पहले भी बताया था कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शंस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पेरिशेबल कमोडिटी है, जिसमें फार्मर्स जनरली सफ़र करते हैं अगर किसी तरह की भी, जिसमें कि फ्लक्चुएशन प्राइस बहुत होता है, तो जो ऑपरेशन ग्रीन्स अभी तक केवल मैंने कहा था कि जो टॉप के लिए था टोमेटो, अनियन, पोटैटो को, उसको एक्सटेंड करके मोस्ट ऑफ द पेरिशेबल कमोडिटी 2023 कमोडिटीज़ के लिए लागू कर दिया। ये सबसे अच्छी एक चीज़ ये मैं देख रहा था, क्योंकि आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड जो है वो अब एपीएमसी इसको देना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो क्रिएट किया गया था 1 लाख करोड़ का, उसका ये था कि पिछले साल 10,000 और अगले 3 साल तक 30-30 हज़ार तक का डिसबर्सल होगा, और ये इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, और ये 10 साल के लिए। इसमें वो 30,000 को अब इन्होंने बढ़ाकर 40,000 किया, और पहले इसका फ़ायदा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट स्टार्टअप, ये सब, अब उसको एपीएमसी भी लग सकता है। और ये जो आंदोलन कर रहे थे किसान, जिनका कि मेन एजेंडा था कि एपीएमसी को ख़त्म करने जा रहे, इसके तहत सरकार ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि हम एपीएमसी को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और ये जो मार्केटिंग लॉ है, ये आपने एक बार बहुत अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसको चाहें तो एक ब्रेकिंग के तौर पर तैयार कर दें। सरकार एपीएमसी को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि एपीएमसी को और मजबूत और ताकत देने की कोशिश कर रही है। तो ये जितने भी किसान भाई हैं, उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, सरकार एपीएमसी को खत्म नहीं कर रही है। अक्कू सर, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछूंगा 2 चीजों पर। पहले तो मुझे एक चीज बताइए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक दूसरा डिजिटल सेंसस के लिए बहुत सारा पैसा अलॉट किया है, ये दोनों चीजें बहुत सारे सवाल उत्पन्न करती हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड तो हम बहुत ही शानदार स्कीम है। स्कीम इसलिए भी है क्योंकि इससे क्या होगा कि लेबर को जो परेशानी किसी आपदा, किसी और वजह से या कहीं शिफ्टिंग की वजह से होती थी, वो नहीं होगी। और ये एक पक्का कर रही है कि लेबर के लिए भी हम काम करने को तैयार हैं, काम करेंगे आगे। किसानों के साथ साथ वो वर्ग भी जोड़ेंगे। इसको आप इस तरह से भी मान सकते हैं, चुनावों के अलावा, कि वो नीचे वर्ग तक अपना और पकड़ बनाना चाहते हैं। जो उन्होंने पकड़ कोरोना काल में बनाई थी कि सब लेबर्स को राशन मिला है, सबको और सामान मिला है, जहाँ पे भी थे वहाँ मिला है, वो ऑल इंडिया लेवल पे। अगर ये खबर हम थोड़ा सा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा, इस खबर को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये एक बहुत अच्छी प्रयास है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत ये इसका इंप्लीमेंटेशन 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होगा, लगभग सभी जगह जी। और एक बकायदा इसके लिए पोर्टल लॉन्च करके इसका डेटा कलेक्शन किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स पर भी। मेरी जो टीम है उसको मैं ये बताना चाहूंगा, वन नेशन 1 राशन कार्ड एक बहुत अच्छी चीज यहां पर सरकार ने फैसला किया है, और इसमें डेटा कलेक्शन होगा हर स्टेट से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको लेकर। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग प्लीज तैयार कर दें। नेक्स्ट सर। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम है, मैं इस पे बहुत संतुष्ट हूं, और इस पे इस लिहाज से संतुष्ट हूं कि हमें देने की एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कायम रहनी चाहिए। इन्होंने अगर इनकम टैक्स में परिवर्तन नहीं किया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हम सबकी इच्छा जरूर होती है कि हमारा इनकम टैक्स कम हो, लेकिन इस बार उस गणित से आपको दूर कर दिया गया जो आप पहला देते थे करते। कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी रिबेट दी जाए। इसमें जो किया गया बिल्कुल ठीक है, बल्कि अब अगर आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत कभी पड़ती है तो जो हम लोग पहले कह रहे थे कि कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़े। आप सर, मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, यहां पर 2 बड़ी अच्छी खबर है। एपीएमसी किसान भाइयों के लिए ये 2 बड़ी खबर, एपीएमसी को मजबूत करने की बात की जा रही है, नंबर 1।
नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई है, लेकिन डिजिटल सेंसस, इससे पहले मैं अपने बाहर वाले मेहमानों पर जाऊं, गौरव आप मुझे यहां पे ज्वाइन करें प्लीज। सर, डिजिटल सेंसस, डिजिटल सेंसस एक आपको बहुत क्या इसका पॉलिटिकल मामला बनाया जाएगा? नहीं, ऑब्वियस है, ये एनआरसी से जोड़ा जाएगा, ये सीए से जोड़ा जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी और ये कहा जाएगा कि फिर आप इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम जिससे एक पक्ष एक तरफ होता है, दूसरा पक्ष और मजबूत होकर के। सर मेरे साथ एक बहुत, हमारे साथ आपको अच्छा लगेगा सुनकर, हमारे साथ एक फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी जुड़ चुके हैं, शक्ति सिन्हा सर। शक्ति सर आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। लेकिन एक बड़ी खबर हमारे सामने, मोबाइल पार्ट्स महंगे हो सकते हैं, ओके, एक्सेप्टेबल। उससे पहले मोबाइल पार्ट्स लोगों ने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए प्रवासी मजदूरों के लिए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये बहुत बड़ी खबर है। 32 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए डेटा कलेक्शन होगा, एपीएमसी को मजबूत किया जाएगा। मत भूलिए, ये जो किसान भाई सोच रहे हैं कि एपीएमसी हमारी हट रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक चीज और है, आपको याद होगा उज्ज्वला स्कीम ने कई राज्यों में बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया है, उसका उत्तर प्रदेश बढ़ा दिया उसको, उसको 1 करोड़ महिलाओं कनेक्शन और बढ़ा दिए हैं, 8 करोड़ से 9 करोड़ कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव हो सकता है। और हमें बात उन 4 राज्यों को भी करना चाहिए जहां इलेक्शन आने वाले हैं और जिनको काफी एक क्विक रिएक्शन, पश्चिम बंगाल है सर, तमिलनाडु है, लेकिन आप देखिए कश्मीर और लेह लद्दाख में भी अच्छी चीजें की गई। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, शक्ति सिन्हा सर हमारे साथ हैं। शक्ति सर, आपका सबसे पहले इस बजट पर क्या रिएक्शन है? और 2 चीजें ऐसी हैं सर जो हम अपने अपने मतलब से चीजों को साधने में लग जाते हैं, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक जो एजुकेशन और स्किलिंग पर उन्होंने फैसले लिए, जिसमें सैनिक स्कूल भी आते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक चीज। और दूसरी चीज जो मुझे जो इस पूरे बजट में जो सबसे अच्छी लगी, कोई माने या ना माने सर, वो ये है कि सरकार के पास जब पैसा आएगा तभी तो पैसा लोगों पे जाएगा। सरकार कैसे कमाएगी? तो डिसइन्वेस्टमेंट जो आपसे नहीं संभल पा रहा है, जो आप नहीं संभाल पा रहे हैं, बुरी हालत है, वहां पे आंदोलन वगैरह भरे, अब बहुत सारी यूनियन वगैरह एक्टिव हो जाएंगी, लेकिन वो काफी अच्छी चीज है। आपका इस दोनों पर क्या टेक है सर? और इसके अलावा इतर आप भी कुछ अगर कहना चाहे तो। नहीं, बजट बहुत अच्छा बजट हमें लगा, बहुत सकारात्मक बजट है। आप दोनों पॉइंट कहे, दोनों अच्छी बात है। मैं और भी जोड़ूंगा इसका कि एकदम सही कहा कि जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा, हम सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है। सरकार बेकार में पब्लिक सेक्टर इतना ज़्यादा स्थापित की है, उसका मोनेटाइजेशन कीजिए, जहाँ संभव हो डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए कोर सेक्टर के अलावा। मुझे जो सबसे 2 अच्छा चीज़ लगा मैं बताऊं, एक तो जिस तरह से हेल्थ स्टेट को खर्चा करना स्टेट नहीं कर पा रही है। यस सर, हेल्थ पर जो खर्चा बढ़ रहा है और हेल्थ के साथ साथ वाटर सप्लाई पर, उससे बहुत फर्क पड़ेगा भारत को। और दूसरा, अगर आप आत्मनिर्भरता की बात करें, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस सिस्टम की भारत में बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए दिक्कत हो रही है नए प्रोजेक्ट्स आने में, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में भी। पहले बहुत अच्छी हमें IDFC था, बहुत अच्छा काम करता था, वो खत्म हो गया। अब आप 20,000 करोड़ डाल के आप चाहेंगे कि 3 साल में उसका लेंडिंग पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ हो जाए, मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ने वाला है। नहीं, लेकिन शक्ति सर एक चीज बताइए, शक्ति सर देखिए, सरकार ने पिछली बार भी लाखों करोड़ों का रखा था डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, ज्यादा वो अचीव नहीं कर पाए। हो सकता है कोरोना भी उसकी एक वजह रही हो। इस बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का टारगेट है और कई सरकारी कंपनियों को बेचने की बात आ रही है। LIC का IPO आएगा, स्टेडियम्स को मोनेटाइज किया जाएगा, फ्रेट कॉरिडोर को मोनेटाइज किया जाएगा। इस पर आपको लगता नहीं है कि ये विपक्षी पार्टियों को एक हथियार मिल जाएगा ये कहने का कि देखिए अब सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है? क्योंकि रेलवे में भी हमने पहले देखा था। और एक निजीकरण और भी कर रही है, एक बैंक का और एक इंश्योरेंस कंपनी का, ये भी उन्होंने 2 बैंक बेचे जाएंगे, सरकारी बैंक और जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आपत्ति होने वाली है। हाँ, एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी एज द पायलट बेचा जाएगा। इस पर बहुत आपत्ति आएगी बैंकिंग एम्प्लॉय से, खासतौर पर ओपन पार्टी से, मगर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस स्थिति हमारे बैंक्स की है, NPA जितने ज़्यादा हम बढ़ गए हैं, मैं खुद एक बैंक में एसोसिएटेड था, इतना ज़्यादा NPA बढ़ रहा है, तो हम ARC बनाने के बावजूद भी सरकारी से नहीं चलने लेकिन वाला है। शक्ति सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जो गौरव ने अभी बोला है, मगर आपको जो गौरव ने अभी बोला है, उसका एक पर्सपेक्टिव क्या हम ये नहीं ले सकते हैं? गौरव एकदम ठीक बोल रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल अपहीवल बहुत हो सकता है, लेकिन अभी जो लोकसभा इलेक्शंस हैं, दे आर वे फार ऑफ। सरकार एक बहुत ही, अगर मैं कहूं कि बहुत ही डेयरिंग स्टेप ले रही है,
और अगर सरकार ने इन सारी चीजों को मेंशन किया है बजट में, तो इट मींस क्या ये समझा जाए, मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं शक्ति सर, बिकॉज यू आर अ फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। इसका मतलब दैट सरकार के पास दे हैव द बायर्स, उनको पता है खरीदार है मार्केट में, और दैट्स व्हाई दे आर नाउ रेडी। हाँ, दे आर टेकिंग, आप एकदम सही कि दे आर टेकिंग ए वेरी बिग पॉलिटिकल रिस्क, मगर इलेक्शन 4 साल 3 साल दूर है, परंतु स्टेट असेंबली इलेक्शन तो होने ही वाले हैं, यूपी में अगले साल होने वाला है, प्रेशर तो होगा ही, मगर अगर पहला 1-1.5 साल में सरकार जो कर पाती है वो लास्ट 1.5-2 साल में नहीं कर पाती। यस, तो मेरे ख्याल से एक तरफ बायर जरूर है, दूसरी तरफ है आपके रिक्वायरमेंट है, इंडिया नीड्स पब्लिक फाइनेंस, हमारा जो कंडीशन है, डेफिसिट इतना बढ़ गया, 9.5% बताया सीतारमन जी ने, 4% हम पहुंच पाएंगे 2025 तक की, 26 इन्फ्लेशन पर असर पड़ सकता है, इसीलिए आपको बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है आपको। ठीक है, आपने बड़ी बात कही। यहाँ पर सुधीर चंद्रा साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं सीबीडीटी के। शक्ति सर, मैं आता हूँ आपके पास। चंद्रा साहब, मिडिल क्लास को तो सबसे ज्यादा क्या दिखता है बजट में? सैलरी क्लास को टैक्स में छूट मिल जाए, वो तो सिफर ही रहा, मतलब एकदम से जोर का हथौड़ा उनकी उम्मीदों पर। किस पे हथौड़ा मारा उन्होंने? इन मिडिल क्लास की टैक्स छूट की उम्मीदों पर। क्या कहा गौरव आपने? कुछ भी नहीं मिला, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई छूट नहीं बढ़ाई गई, केवल एक सीनियर सिटीजन को टैक्स रिटर्न भरने से छूट दे दी गई। हाँ, लेकिन मिडिल क्लास को कोई उम्मीद भी नहीं थी इस बार टैक्स में कोई छूट मिलेगी। मिडिल क्लास काफ़ी वाइज है, एक्सपीरियंस्ड है, उनको मालूम था कि गवर्नमेंट को इस समय पैसे की ज़रूरत है, तो मिडिल क्लास को ज़रूरत नहीं थी कुछ भी। बट मिडिल क्लास एक बात से बहुत खुश है, जो कार की स्क्रैपिंग की पॉलिसी अनाउंस की है इन्होंने 20 इयर्स वाली, उससे मिडिल क्लास बहुत खुश है, क्योंकि सब मिडिल क्लास को डर लग रहा था कि हमको कार चेंज करनी पड़ेगी, 10 साल हो गए, क्या होगा, ये होगा, इससे बहुत खुश है। और जो मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं 75 साल के हैं, उनको अब रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा, उससे भी बहुत खुश है मिडिल क्लास। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है इसमें कि जो वर्ड यूज़ किया गया है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोर्स, हाँ, कमेटी, तो उससे अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है और जो डिस्प्यूटेड इनकम है 10 लाख से कम है, तो उसमें सारा अपील में जाने का चक्कर झंझट खत्म हो जाएगा और उसको 1 या 2 ऑफिसर बैठ के डिसाइड कर लेंगे, वो भी फेसलेस तरीके से। ये मिडिल क्लास को यही था कि अच्छा सर, जो आप स्क्रैप पॉलिसी की आपने बात की, एक बार समझा देते अपने व्यूवर्स को, ये स्क्रैप पॉलिसी है क्या, लोगों को ज्यादा और समझ में आएगा। देखिए, जो वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो एक लाई जाएगी, अगर आप उसमें जाना चाहें, पुरानी गाड़ियों को ताकि हटाया जाए, और सबसे बड़ा जो इसका मोटो है वो है प्रदूषण कम करना। गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा, जो पर्सनल व्हीकल है, निजी गाड़ियां हैं, उनको 20 साल बाद, और जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनको 15 साल बाद स्क्रैप किया जा सकेगा। एम आई राइट सर? इसका क्या फायदा होगा सर? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से पूछ रहा हूं सर। नहीं, इससे ये फायदा होगा कि जितना भी मिडिल क्लास है वो अपनी गाड़ी चेंज नहीं करते हैं 10, 15, 20 साल तक। लेकिन अब क्या हो गया था कि डीजल की गाड़ी पे 10 साल से पहले, यानी कि 9.5 साल में उनको गाड़ी चेंज करनी पड़ती थी, अपनी बेचनी पड़ती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट स्क्रैप के भाव बिकती थी। तो ये मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं एक कमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगा, हमारे साथ हिमांशु हैं, सीए हैं सर। सर मैं आता हूँ सर आपके, सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हिमांशु, वाकई कोई इनकम टैक्स छूट की उम्मीद नहीं थी, पेपर्स तो भरे पड़े हैं, पोर्टल्स तो भरे पड़े हैं, हमें भी लगातार कहा जा रहा था कि एटीसी, इंटरेस्ट, लोन, पीपीएफ, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसका आंसर देने के पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लूं, आप कहां से बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, कहां से आप दोनों बिलोंग करते हैं? पहले जहां से आप करते हैं वहां से हम आप करते हैं। बताएं जरा, मैं भी तो एक बार सुन लूं ना। नहीं, बिल्कुल मिडिल क्लास से आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एक्सपेक्टेशन थी या नहीं थी? मैं उस सर की बात को कोई जवाब देना ही नहीं चाहता। आपको आपके क्लाइंट्स क्या पूछ रहे थे? मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे तो उम्मीद थी, मैं तो सरकार से हमेशा उम्मीद करता हूँ। आपकी उम्मीद थी, वैसे हर की उम्मीद थी सर। इस कोरोना काल में अगर आप देखें तो लोगों की रेवेन्यू को ड्रास्टिक डाउन हुआ है, चाहे वो बिजनेस हो, इंडिविजुअल्स हो। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखें, वहां पे बहुत तेजी से वो डेटा बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हालत है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं है। हो सकता है सर के पास अपने इनपुट हो, बट जो हमारे अपने छोटे मोटे क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंगली सबको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट। एक बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं जी, और इस सवाल में एक थोड़ा सा, आई एम सॉरी आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं, और यही सुधीर सर मेरा आपसे भी सवाल होगा, आप जरा प्लीज सुनिएगा इसको। हम सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत सारे फ्रीबीज मिले,
जी। कोरोना काल के बाद जो लोअर मिडिल क्लास है उसका ये एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, बिकॉज दे हैव सफर्ड द मोस्ट। मैं लेकिन एक सेकंड, इस सरकार ने मिडिल क्लास से कुछ भी लिया नहीं है, ये बात सही है। देने के लिहाज से आपको हेल्थ दे रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं और खुद भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मेरा उसके बावजूद एक सवाल है, आप इस मिडिल क्लास को इस पूरे कोरोना काल से पुश करने के लिए क्या दिया आपने इस बजट में? सर मैं वही तो चीज पूछ रहा हूं कि जो आपने कहा बहुत कुछ दिया। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, आपने इस मिडिल क्लास को, एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, मैं ऑनेस्टी टैक्स देता हूं, गौरव टैक्स देते हैं, हमें इस चीज का क्या फायदा मिला? मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जो सर कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं होगी सर? आप देखें अगर कॉर्पोरेट को, मैं बाकी मेरा ये सवाल है, लेट्स फॉरगेट अबाउट एक्सपेक्टेशन, मेरा सवाल ये कि क्या जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, हैज ही बीन रिवॉर्डेड? क्या उसको रिवॉर्ड मिला अपनी ऑनेस्टी का? सर मुझे तो नहीं लगा। और इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड? आई थिंक मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा सुधीर सर। देखिए, मेरे बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, बहुत अच्छा है, सैनिक स्कूल में जाएंगे, मेरे माता पिता को भी हेल्थ मिलेगी, मेरे परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनको 75 साल के बाद दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं उसको विजावी देखूं, ये सारी चीजें विजावी जो मैं अभी सरकार की तरफ अपना योगदान दे रहा हूं, जिससे सरकारी खाते चलते हैं, सरकारी नौकरियां चलती हैं, उस इंसान को क्या रिवॉर्ड किया गया? आपका इस पर क्या टेक है? सुधीर जी। जी, मेरा यह सवाल है, आई कुडंट फॉलो योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट। my question is, does an honest taxpayer has he been awarded, has he been rewarded for whatever he's been doing? एक जो ईमानदार टैक्स पेयर है, क्या उसको उसके टैक्स देने के लिए कहीं पर भी थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, या कहीं पर भी टैक्स के लिहाज से और लोगों को इस दायरे में लाकर उसका बर्डन कम किया गया? देखिए, ऑनेस्ट टैक्स पेयर आपने यूज किया, ऑनेस्ट टैक्स पेयर इस बार टैक्स रेट्स में कोई रियायत नहीं चाह रहा था। उसको मालूम है कंट्री समय सर एक मिनट, सुधीर सर, I'll repeat my question. एक मिनट, अंडरस्टूड। देखिए, मैं भी कोई रियायत नहीं चाह रहा था, अंडरस्टूड, एब्सोल्युटली टेकन। मैं चाहता ही नहीं था कोई रियायत हो, बल्कि ये अच्छा हो गया जो उन्होंने पीएफ को लेकर एक चीज निकाली है, वो बहुत अच्छा फैसला उन्होंने निकाला है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, अगर मैं ईमानदारी से सरकार के खजाने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो इस बजट से मुझे क्या चीज लेकर खुश होना चाहिए, मुझे ये बता दीजिए। एक तो मैंने कार की पॉलिसी कहा, बहुत खुश है, और एक जो उनके केसेस रिओपन होते थे पहले 8 साल तक, 10 साल तक, उसमें भी गवर्नमेंट ने एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज किया है कि अब सिर्फ 3 साल के पुराने रिकॉर्ड मांग सकते हैं, पहले 8 साल के मांगते थे। इससे बहुत ही सहूलियत होगी एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को, और बहुत खुश होगा वो। सुधीर सर, अब मैं आई एम सॉरी, प्लीज पार्डन मी, लेकिन मैं उस मिडिल क्लास में हूं जहां पर मैं कार अफोर्ड कर सकता हूं। लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट अपने टोटल प्रोफाइल का 80% बेचती है, सिर्फ एक। और अगर आप उस मिडिल क्लास की बात करें, जो आप देखते हैं, जो सामान देने आते हैं लोग, आपको जो अलग अलग ब्रांड से सामान घर पे डिलीवरी करते हैं, या लोग कोरियर करते हैं, या लोग, वो मिडिल क्लास जो ट्रैवल करती है फैमिली को, एक एक बाइक पर 2-2, 3-3 बच्चे फैमिली के सबके साथ जाते हैं, वो मिडिल क्लास को क्या मिला, मैं ये जानना चाह रहा हूं, और उसका जवाब नहीं मिलेगा। शक्ति सर, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेने से पहले, अक्कू सर, मुझे एक बात बताइए, ये जो हमारा पूरा मामला चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने मॉरल हाई ग्राउंड लेके बहुत अच्छा किया, मुझे क्या मिला? नहीं, मैं फिर मिस्टर सुधीर की एक बात जो समझ में आती थी वो ये है, मुझे लगता है कि वो अभी गवर्नमेंट को पता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप पे बहुत सारे बोझ नहीं हो। हर बार अगर मुझे कुछ मिला हम सोचने लगेंगे तो फिर तो चीज़ें। सर, मैं आपसे एक और डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। ये डायरेक्ट सवाल ये है, मिडिल क्लास को अगर कुछ मिला नहीं, लोअर क्लास को बहुत अमेजिंग बेनिफिट नहीं मिला, तो इसका मतलब समझ जाइए ये इलेक्शन ईयर नहीं है। नहीं, लोअर क्लास को मिला और आगे तक मिला। जो नहीं मिल रहा था, अगर वो लेबर्स को मिल रहा है, अगर वो किसानों को मिल रहा है, कहां से मिलेगा? मिलेगा तो ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ, ये जरूर है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं। एक बेसिक फंडामेंटल ले लेते हैं, एक साल में फ्यूल प्राइस कितना बढ़ा?
ठीक है, और इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, मैं कह रहा हूं उतना ही तो आप मिडिल क्लास को दे दो यार, बाकी मत दो। एब्सोल्युटली। अगर आप एक साल का एवरेज निकाल ले सर, जो भी परसेंटेज है, मुझे परसेंटेज नहीं पता, मेरी मैथ ऐसे भी कमजोर है थोड़ा, और प्लस इन्फ्लेशन का जो रेट है, दोनों को मर्ज कर दिया जाए। कंज्यूमर इन्फ्लेशन, कंज्यूमर, और सर उतना तो कम से कम आपको पास कर देना, आपके जो भी टैक्स हो उतना परसेंटेज मेरे हिसाब से एक कॉमन मैन को मिल जाना चाहिए था। बाकी कुछ नहीं मिले, मैं भी उम्मीद नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसान बहुत बड़ा मुद्दा था, और गिरीश जी, किसानों के लिए क्या किया गया है? कॉटन पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, कच्चे रेशम पर, रेशम सूत पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, क्या किसानों को इससे फायदा होगा? हाँ, इसको यही किया गया है कि जो इंडिजिनस जो डोमेस्टिक किसान है, जो इंपोर्ट कम से कम हो पाए, इंपोर्ट को थोड़ा सा ये करने के लिए इन्होंने से किसान को फायदा होगा। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि जो किसान के जो आंदोलन था, जिसका जो दो महज मुद्दा है कि एपीएमसी को वीकेंड किया जा रहा है, जो मैंने पहले भी बताया, पहला कि अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब एपीएमसी से तो बहुत आगे बात निकल गई सर, दूसरी बात कि हजार मार्केट को फिर से ई मंडी से कनेक्ट किया जा रहा है। आपने तो खुद कहा था ये किसान नहीं है, हाँ? आप कह रहे थे कि किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1000 मंडी को फिर से जोड़ा जा रहा है, 1000 मंडी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जुटे हुए हैं, और 1000 मंडी को जोड़ा जा रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा है कि ये जो मार्केट है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है। और दूसरा जो इंडिकेशन है कि जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स था, जो ऑपरेशन ग्रीन को बढ़ाया है कि टॉप से टोटल कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ा। और अरे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए सेस बढ़ा दिया गया है, ये खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर को चेक किया जाए। देखिए, आ गई, नीचे आ गई खबर, पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे सस्ते पेट्रोल डीजल की, और एक बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल महंगा होने जा रहा है। गौरव ये बात कर रहे थे कि ये जो महंगा हुआ इससे क्या नुकसान होगा, ये और महंगा हो गया, ये तो पूरी महंगाई का खेल है। मतलब पेट्रोल पर 2.5। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और मैं देखिए, जो सरकार को एज बोनस मिला था वो उन्होंने मान लिया कि उनका हक है वो। और नहीं, एक बड़ी यहाँ पे चालाकी देखिए, जो क्रूड ऑयल विज़ावी जो प्राइस राइज था, बजट में बात वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में इस पर हंगामा हो सकता था, और इस बात को नहीं कहा गया। और मैंने कल वित्तीय सलाहकार से पूछा, मुख्य आर्थिक सलाहकार से, कि आप बताइए, एक्साइज ड्यूटी तो अब क्रूड बढ़ रहा है, अब क्यों नहीं सरकार कम करती एक्साइज ड्यूटी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, विकल्प बहुत होते हैं, हम कोशिश ये कर सकते हैं कि लोगों की महंगाई ना बढ़े। सवाल ये है कि आपने तो एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दिया। असली खेल अब ये है महंगाई का। रिएक्शन लूंगा मैं शक्ति सर। अब देखिए, 2 मिनट पहले, आप लगभग 5 मिनट पहले मैंने आपसे बात की थी, और मैं बड़ा खुश होकर बोल रहा था कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है। आप पूछ रहे थे क्या मिला, मिल गया आपको? नहीं, मैं ये पूछ रहा था शक्ति सर कि किस तरीके से सरकार अपने पैसे के एवेन्यूज को बढ़ा रही है, और मैं इसको लेकर बहुत पॉजिटिव मानता हूं। लेकिन जो अभी पेट्रोल और डीजल का सेस बढ़ा है, एकदम से जो खबर आई है, इससे यह लगता है कि जो उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह के टारगेट लिए हैं वो बहुत फार फेच्ड हैं, वो बहुत भले ही वो प्रैग्मेटिक हो, मतलब प्रैक्टिकल हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में गेन के लिए ये भी कर तैयार है डीजल और पेट्रोल को लेकर। यार, आपको हेल्थ का खर्चा कहाँ से आएगा, हाईवेज कहाँ से बनेगी, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से बनेगा, हम इतने पैकेजेस चाह रहे एग्रीकल्चर के लिए, प्रोक्योरमेंट, एमएसपी, कॉटन, कहाँ से पैसा आएगा? हमको टैक्स हम देना चाहते नहीं, yes. पेट्रोल पर दाम देना नहीं चाहते हैं, ये सब फैसिलिटीज चाहते हैं, कैसे होगा? ये सरकार पैसा नहीं ले रही है, जो बन रही है देश के लिए बन रहा है, इट्स अ सोसाइटल एसेट। ये सरकार के एसेट्स नहीं, जहाँ रोड बनता है, हमारी एसेट्स है। मेरा एक सवाल है, शक्ति सर, एक छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। इनकम टैक्स 5% नहीं बढ़ा है। शक्ति सर, एक चीज छोटी सी मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू इन टोटो। आप जो बोल रहे हैं मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि सरकार के पास पैसा कहां आएगा, मैं एग्री करता हूं। लेकिन सर, इस बजट से पहले और पोस्ट कोरोना काल में एक सबसे बड़ा फैक्टर जो दिखा वो था इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, और उसमें भी कॉर्पोरेट्स ने बहुत ज्यादा कमाया है बियॉन्ड डाउट। जो ब्लू कॉलर जॉब करने वाले थे उनका हाल बहुत बुरा हुआ है, लेबर क्लास एग्जॉस्ट हो गई पूरी तरीके से। इस बजट में ऐसा कहीं पर भी नहीं है जो इनइक्वालिटीज को खत्म करे और सरकार के टैक्स का जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है उसको बढ़ाए। देखिए, बहुत सबसे तो पहली बात है, ये सब इन्वेस्टमेंट जब होगा, रोड्स बनेंगी, रेलवे लाइन्स लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगी, जॉब्स क्रिएट होगा, वहीं पर गरीब को फायदा। इनइक्वालिटी वहाँ से घटती है व्हेन द पुअर गेट प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट। गिग एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी की बात हुई है, आपने शुरू में बात की थी बहुत खुशी में, 1 नेशन 1 राशन कार्ड,
मेरा फैमिली बिहार में है, मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, आधा राशन फैमिली ले पाएगी, आधा राशन मैं ले पाऊंगा। ये सब देखिए ना, पैकेज देखिए, एक छोटा चीज पकड़ने से सही नहीं होगा ना, क्योंकि इस सब के लिए हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है आज भी। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है आज भी, 9% 10% केवल है, कम से कम 20-22%। शक्ति सर देखिए पूरा वित्त मंत्रालय ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की गावस्कर बॉर्डर सीरीज को मेंशन कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया, वित्त मंत्री ने भी कहा कि जैसे भारत ने 36 रनों पर ऑल आउट होकर यह सीरीज जीती थी वैसा ही बजट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो पैट कमिंस की बाउंसर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। बजट में नहीं कहा वित्त मंत्री ने, लेकिन जिस तरह से ये बाउंसर निकलकर सामने आया है एग्री सेस का, बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे बाउंसर्स अभी आने बाकी हैं सर, क्योंकि अभी पूरा बजट पढ़ा जाना बाकी है। कुमार कुंदन इस वक्त हमें दिख रहे हैं। कुमार बताइए, इस वक्त आप कभी नहीं होता था। इस पर मैं आ रहा हूं सर। कुमार, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की इस बजट पर, बताइए। मैं अभी आईएमए मौजूद हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, और हेल्थ बजट में जिस हिसाब से बम्पर जो है बढ़ोतरी की गई है उसके बाद से आईएमए की प्रतिक्रिया जानते हैं। डॉक्टर गोयल, क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? इससे सुंदर हमारी डिमांड नहीं मीट हो सकती थी। 137% बजट का बढ़ाने का है, इसका मतलब 2.37% बजट हुआ। ये एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर की दिशा में, जो पुअर जनता है इस देश की, उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जो हम लोग कह रहे थे बहुत दिनों से कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है 60 to 70% एक पुअर जनता को, जिससे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता है। ये कदम खास तौर से जो 75,000 क्लिनिक, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकूंगा। बैड बैंक बनाने की जो बात कही जा रही थी, बैंकों का जो बैड जो लोन असेट है उसको सही करने के लिए, वो भी अब इस बजट में रखा गया है। मैं चाहूंगा अश्विनी जी इस पर एक कमेंट दें। कुमार, आता हूं। बैड बैंक का इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसको बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि बनाया जाना चाहिए। नहीं, वो आप बना दीजिए, लेकिन क्या गारंटी है कि वो एक बार सभी एनपीए बैड लोन जो है हमारे शिफ्ट करने के बाद फर्दर एनपीए क्रिएट नहीं होंगे? तो एक बार आप अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद बैंकों को भेज देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जनरेट नहीं होंगे, उसकी क्या गारंटी है? उसके बारे में सोचने की जरूरत है। एनपीए होते क्यों हैं? तो सिर्फ बैड बैंक बना देना, एक उसमें से करके बैलेंस शीट को क्लियर कर लेना, वो कोई एक नहीं, लेकिन ये तो दिखता है कि सरकार बैंकों की आर्थिक हालत सुधारने के ऊपर ध्यान दे रही है। आर्थिक हालत कैसे सुधरेगी? अगर बैड बैंक रिकवरी कर सकते हैं तो यहाँ वो रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम क्यों नहीं हम इंट्रोड्यूस करते हैं? अच्छा भाई, वो भी तो पैसा रिकवर करेंगे ना, तो वही रास्ता यहाँ क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्या एक बार सारे लोन शिफ्ट होने के बाद बैड यहाँ पर फर्दर क्रिएट नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ क्रिएट होते जाएंगे, वहाँ शिफ्ट करते जाएंगे, यानी ओडी कोडी के भाव पर हम बेचते जाएंगे। मुंबई से सर मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। मुंबई से शिवांगी इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवांगी, आप कहां से हमारे साथ रिपोर्ट कर रही हैं और आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या रिएक्शंस है? राधा देखिए निशांत, आपको बता दें यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हम सबसे बात करें, उन सभी को ये बजट बहुत अच्छा लगा। और रेटिंग की बात करें तो सबने 10 on 10 दिया है। लेकिन खुद बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ आईएमसी के प्रेसिडेंट राजीव पोद्दार जी हैं। सर, ये बजट आपको कैसा लगा? बजट बहुत ही बढ़िया था। आई थिंक वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर, शी हैड डन एक्सीलेंट जॉब विद द बजट। जो उम्मीदें थी उस पर क्या खरी उतर पाए? हमारे जितने सजेशन दिए थे आईएमसी के, बहुत से एक्सेप्टेड हुए हैं और बहुत ही बढ़िया बजट था, तो हमारी उम्मीदों से बेटर है वो। कोरोना काल का ये बजट था और खासकर अगर आम आदमी की बात करें तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, खासकर टैक्स स्लैब की बात करें, उसमें भी कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, आप सही कह रही हैं, पर उसमें क्या है, गवर्नमेंट के पास रिस्ट्रिक्शन है। ऑलरेडी टैक्स गिरा है, रेवेन्यू इसमें 12% से कम है, तो दे हैड अ लिमिटेशन, शी हैड टू वर्क विद इन द लिमिटेशन। उन्होंने टैक्स बढ़ाया नहीं, इसलिए हमको खुश होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं शेयर बाजार में भी काफी उछाल आया है। इनसे पूछे, पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ा दिया, इस पर भी खुश हैं ये? शिवांगी, इनसे पूछे, डीजल पर 4 रुपए, पेट्रोल पर 2.5 रुपए सेस बढ़ गया है। जी जी, पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ा दिया गया है, क्या उससे भी आप लोग खुश हैं? नहीं, उससे खुश तो नहीं हो सकते हैं, सही है, बट आई थिंक उनके पास ऑप्शन नहीं था रेवेन्यू कलेक्शन का, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। सर, ये बताइए क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको लगता है कि इस बार बजट तैयार किया गया है? क्योंकि दिक्कतें थी, सरकार को भी काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, कोरोना जैसी महामारी आई थी जो किसी ने नहीं सोचा था, तो क्या लगता है किस चीज़ को ध्यान में रखकर ये बजट इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड बनाया है। लिक्विडिटी रखने बैंकों को उन्होंने ARC का प्लानिंग किया है, डिसइन्वेस्टमेंट प्लान किया है जैसे कि फंड्स आ सके, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर किया है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो सके, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है जैसे, और माइग्रेंट लेबर्स को भी दिया है, तो उन्होंने हर सेक्टर को कवर किया है। आपको लगता है कि अभी और मैं शिवांगी इनसे एक सवाल पूछूंगा। शिवांगी,
एक सवाल ये है जी, कि निशांत। जो हेल्थ जी। सेक्टर है उस पे 137% हाइक है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है क्या स्टेट्स अपने एलोकेटेड फंड्स को स्पेंड कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जब परकुलेट होने पे आता है तो ऐसे कई राज्य हैं जो नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं। बिल्कुल, निशांत एक सवाल पूछ रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो जो अलॉट करने की बात है सरकार ने कर दिया, लेकिन जो स्टेट वाइज जो है वो अलॉटमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आपको लगता है कि इस बजट के बाद वो हो पाएगा? नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बूस्ट करेंगे स्टेट को, पैसे भी देंगे और नज भी करेंगे। तो मुझे हिसाब से ज़रूर से स्टेट भी यही करेगी कि हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज कोविड के बाद हमने ये सीखा है कि बहुत ज़रूरी है स्टेट में हेल्थ होना। एजुकेशन सेक्टर के लोगों की भी काफ़ी निगाहें थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से वो भी काफ़ी आहत हुआ और लोग जो है पढ़ाई, चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चे, उस पर असर पड़ा। उसको लेकर क्या खास आपको लगता है इस बार किया गया? नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो दी है और गवर्नमेंट ने बोला है कि बहुत से स्कूल्स खोलेंगे, स्किलिंग पे ध्यान देंगे, मॉडर्नाइज करेंगे स्कूल को, क्योंकि अभी डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 10 में से 10 दे रहे हैं? कितने नंबर दे रहे हैं सर आप? मैं तो 10 में से 10 ही दे रहा हूँ। बिल्कुल निशांत, तो ये 10 में से 10 नंबर देते हैं। एक आप जो बता रही हैं, मैं एक मिनट अक्कू सर से एक सवाल लेना चाहूंगा यहाँ पर। अक्कू सर को बताइए, एक जानकारी और दे दूं, केवल पेट्रोल और डीजल पर ही एग्री सेस नहीं लगा है, एग्री इंफ्रा सेस अल्कोहलिक बेवरेजेस पे भी लगा है और एग्री इंफ्रा सेस 17.5% क्रूड पाम ऑयल पे भी लगा है। अरे बाप रे, यहाँ पर। लेकिन खैर सर, एक क्विक रिएक्शन, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो बनेगा, क्या यूजीसी का पैकअप होने का टाइम आ गया? हाँ, अभी ये नहीं कह सकते कि यूजीसी के पैकअप होने का टाइम ला गया, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो नया प्रस्ताव है उससे कुछ काम और हो सकते हैं, उसमें पैसा काफ़ी अलॉट किया गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।